अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और हमें अपने क्लासरूम में ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो उसका कॉग्निटिव डोमेन है उसको हम असेसमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, या जो हम अपनी CLOs डेवलप करते हैं अपने क्लासरूम के लिए उसमें हम किस तरह ब्लूम टैक्सोनॉमी से या उसके कॉग्निटिव डोमेन से हेल्प ले सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट किया था और इसका जो मेन गोल था कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के, जो हमारे गोल्स हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकें। और इसके अलावा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये हमें हेल्प करती है कि हम करिकुलम को डेवलप कर सकें, हम अपनी जो असेसमेंट है उसको डेवलप कर सकें, जो हमारे लेसन प्लान्स हैं या जो हमारी CLOs हैं उसको हम अच्छी तरीके से बिल्टअप कर सकें। और डेफिनेटली ये हमारी हेल्प करता है कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको हम हाई थिंकिंग ऑर्डर पे लेके जाएं। अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से हेल्प नहीं लगते, अगर हम इसके कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्लोर नहीं करते, इसको इंटीग्रेट नहीं करते अपनी असेसमेंट में, CLOs में, अपने टीचिंग में, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग पे नहीं लेके जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन हमें हेल्प आउट करता होता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली 3 थ्योरीज हैं, ये जो बेंजामिन को प्रेजेंट करता है। तो ये 3 थ्योरीज हैं। जो पहला है वो कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली हमारे मेंटल स्किल्स या मेंटल लेवल को डिस्कस करता होता है। जो सेकंड है वो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन कवर अप करता है जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारे एहसासात हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बच्चे का क्लास में दिल से एंगेज होना, ये अफेक्टिव डोमेन को जो अफेक्टिव डोमेन उसको कवर करता है। थर्ड वन साइकोमोटर डोमेन है, जो बेसिकली हमारे जिस्म की फिजिकल मूवमेंट है। अगर हम लैब का काम कर रहे हैं, हम कोई फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कंप्यूटर लैब में कोई टाइपिंग कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग के डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस किस्म का प्रैक्टिकल जो काम है, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे साइकोमोटर डोमेन हमें हेल्प आउट करता है और उसको कैटेगराइज करता है। यहाँ पे इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है, चूँकि हम कवर अप करने वाले हैं कि हम CLOs को, जो अपने पर्टिकुलरली थ्योरीज़ की हमारी क्लासेस हैं, उसकी CLOs में हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो हमारे असेसमेंट है उसमें हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जो हमारी टीचिंग है वहाँ पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव लेवल से डिपेंडेड हैं, कनेक्टेड हैं। जो हमारा मेंटल स्किल्स है या जो हमारी जहनी सलाहियत है उससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे आज के सेशन में सिर्फ कॉग्निटिव लेवल को ही कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम क्यों कॉग्निटिव लेवल को या फिर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको हम क्यों अप्लाई करें। बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारा असेसमेंट का क्राइटेरिया है या जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, जब तक हम ब्लूम टैक्सोनॉमी, जब तक हम कॉग्निटिव डोमेन से हेल्प नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम एक अच्छा करिकुलम, एक अच्छा CLO, एक अच्छा जो असेसमेंट है, क्वेश्चनियर है, हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। कॉग्निटिव लेवल, जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसके 6 कैटेगरीज हैं। हम जो कॉग्निटिव लेवल के डोमेन्स हैं इसको हम 6 लेवल में कन्वर्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ये 6 लेवल हैं, ये थिंकिंग के 6 लेवल हैं। तो ये जो 6 लेवल्स हैं, जो पहला है वो है रिमेम्बरिंग, सेकेंड वन अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन अप्लाइंग, फोर्थ वन एनालाइजिंग, पांचवा इवैल्यूएटिंग, और जो 6th वन है वो क्रिएटिंग है। इस वक्त आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये वर्ब के फॉर्मेट में, एक्शन के फॉर्मेट में है, क्योंकि हम सारा कुछ जो हम इससे हेल्प लेते होते हैं वो एक्शन वर्ब्स के लिहाज से लेते होते हैं। इसके जो एक्शन वर्ब हैं इसको अपनी CLOs में इंटीग्रेट करते हैं या इसको अपने असेसमेंट में इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी वजह से ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एक एक्शन वर्ब की सूरत में आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन बेसिकली अगर इसका बेसिक मॉडल आप देखा जाए तो बजाय इसके कि वहाँ पे ING फॉर्मेट आपको मिले, वहाँ पे सिंपल फॉर्मेट मिलेगा, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड,
अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। लेकिन चूंकि अब हम प्रैक्टिकली उसको करने लगे हैं, प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करने लगे हैं अपनी क्लासेस में, अपने प्लानिंग में, अपनी असेसमेंट में, तो डेफिनेटली इसको एक एक्शन वर्ब की सूरत में लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पैरामिज की सूरत पेश करती है, जहाँ से आप का जो टॉपिक है या जो आप एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो रिमेम्बरिंग से स्टार्ट होती है और फिर क्रिएटिंग लेवल पे जाती है। अब हम एक एक लेयर इसका कवर करेंगे और बहुत डिटेल से कवर करेंगे इसको, कि जो हर लेयर है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ज़रूरत क्या है, और हम जो अपनी क्लास को लेके जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी क्लास किस लेयर पे है, किस लेवल पे है, और इसको हम आगे उस लेवल से कैसे लेके जा सकते हैं। हर टीचर को चाहे वो जिस लेवल पे भी पढ़ा रहा है उसको ये लेवल बहुत ज़रूरी है कि वो उसको ये उसको पता भी हो, उसको अंडरस्टैंड करता हो, ट्रूली अंडरस्टैंड करता हो, और जो वो क्लास में बोल रहा है, जो वो क्लास में लिखा रहा है, जो वो क्लास में प्रेजेंट कर रहा है, जो वो असेसमेंट क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है, तो उसके क्लियर माइंड में हो कि इस वक्त मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल पे हूँ। अगर कोई टीचर ऐसा है जिसको ये पता नहीं है जब वो पढ़ा रहा है, जब वो असेसमेंट कर रहा है कि वो कॉग्निटिव लेवल की किस डोमेन पे है, तो आप जो बेसिक्स से हैं, जो बच्चों की रिमेम्बरिंग है या जो बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी बच्चे को जो उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है आप बच्चे को वहाँ पे नहीं लेके जा रहे। जो एक बच्चे का ट्रू पोटेंशियल है आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आप उसको डिग नहीं कर रहे, और एक बच्चे को बहुत ही महदूद लेवल तक आप रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर जाने हर लेवल को, हर कैटेगरी को, इसके मकसद को, और जब हम क्लास में हो, जब हम पढ़ा रहे हो, जब हम असेस कर रहे हो, तो हम अपने बच्चों को इसके मुताबिक आगे लेके जा सकें। द फर्स्ट वन इज़ रिमेम्बरिंग। इसके नाम से जाहिर है कि जब बच्चा, जब जो हमारा लर्नर है वो किसी चीज़ को याद करता हो, किसी डेफिनेशन को याद करता हो, किसी वर्ड को याद करता हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, बिल्कुल आप समझ लें कि वो केजी का है, स्टार्टिंग के क्लासेस का है, और उसको हम वर्ड सिखाते हैं। तो जो वर्ड हम सिखाते हैं उसको, और बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो याद रखता है कि फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये चीज़ें, तो ये आप समझ लें कि ये रिमेम्बरिंग में है। या फिर अगर आप एक हायर क्लासेस में की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को आपने कुछ पढ़ाया, तो बच्चों को जो कुछ आपने पढ़ाया वो बच्चों को याद है। फॉर एग्जांपल आपने OSI लेयर्स पढ़ाई हैं, तो OSI के जो 7 लेयर्स हैं, आप बच्चे से पूछते हो कि OSI के 7 लेयर्स क्या हैं, तो वो डिफाइन बताता है आपको कि फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है, थर्ड लेयर ये है। अब उस बच्चे को अगर वो रिमेम्बरिंग लेवल पे है तो उसको ये नहीं पता कि जो OSI लेयर्स हैं इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, ये आपस में लिंकिंग इनकी कैसी है, इनकी वर्किंग कैसी है, वो उसके बारे में उसको नहीं पता। उसको जस्ट इतना पता है कि ये 7 लेयर्स हैं और ये मुझे याद है। तो ये अगर नेम जस्ट उसको याद है, उसकी वर्किंग का पोजीशन को उसको नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि वो अभी रिमेम्बरिंग पे है। और जो अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं या फिर कोई जो एक्शन वर्ब है इस लेवल के, तो उसमें आ जाता है डिफाइंड करें, लिस्ट करें, आइडेंटिफाई करें, रिकॉल करें। इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। द सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि अगर बच्चा इस लेवल पे है, सेकेंड लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, तो वो उन चीज़ों को याद करने के साथ साथ उनको अंडरस्टैंड भी करता है। वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकता है। उसको सिर्फ ये नहीं है कि उसने OSI लेयर्स के नेम सिर्फ याद कर लिए हैं, बल्कि वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है। अगर आप उससे फिज़िकल लेयर का पूछें कि फ़िज़िकल लेयर क्यों यूज़ करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको डिवाइसेस पढ़ाई थी, जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं,
तो जो नेटवर्क के डिवाइसेस हैं, अगर वो रिमेम्बरिंग लेवल पे होता तो वो उनको सिर्फ नाम याद होते, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है तो उसको उन डिवाइसेस की वर्किंग का भी पता है कि इनकी वर्किंग कैसी हो रही है। जो की वर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें या फिर समराइज करें। अब आप देख रहे हैं कि आप जब बच्चे को रिमेम्बरिंग से उठाते हैं और अंडरस्टैंडिंग पे लेके आते हैं तो एक बच्चे में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। बच्चे को सिर्फ नेम्स का पता था, उसको अंडरस्टैंडिंग का नहीं था पता, चाहे वो नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं, चाहे वो OSI लेयर्स हैं। बच्चे को सिर्फ नेम्स का पता था, उनकी वर्किंग का पता नहीं था, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चे को आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आए तो वो लेयर्स को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है और वो डिवाइसेस को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। जो थर्ड वन है वो अप्लाई है। इसके नाम से ही जाहिर है कि हम बच्चे को जो चीज़ हमने याद करवाई है या जो चीज़ बच्चे को अंडरस्टैंड करवाई है, अब बच्चे ने वही चीज़ अप्लाई करनी है। जो एक्शन वर्ब्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपने बच्चे के ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, अब उस बच्चे ने ऊप के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिए हैं, अब उसको पता है कि क्लास क्या है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वो नेम भी पता थे उसको डेफिनेटली, उनको ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन किए, बच्चा जो है वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है और सेकंड लेवल पे है। और थर्ड पे वो उस वक्त होगा कि जब आप उसको एक न्यू सिनेरियो देते हैं। आपने पहले एक क्लास क्रिएट करके दी, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया, आपने ऑब्जेक्ट के साथ उसके फंक्शंस या जो उसके डेटा मेंबर्स थे वो कॉल किए, डेटा वगैरह प्रिंट करवाया, एक सारा सिस्टम आपने एक्सप्लेन किया। तो बच्चा अगर सेम मैथडोलॉजी, बच्चा अगर सेम अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे माहौल में, एक दूसरे सिनारियो के लिए, एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए करता है, अप्लाई करता है, सेम नॉलेज को यूटिलाइज करता है, तो हम कहते हैं कि अब जो हमारा बच्चा है वो अप्लाई लेवल पे है। एनालिसिस लेवल पे बच्चा तब होगा जब वो इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और जो रिलेशनशिप है उसका एनालिसिस करेगा। यानी बच्चे के साथ अगर दो सिनारियो आप देते हैं तो वो जो दो सिनारियो हैं बच्चा उनका आपस में एनालिसिस कर सके। यानी बच्चे के पास दो सिनारियो हैं, एक एज का सिनारियो और एक क्लाउड का सिनारियो है, तो बच्चे एज और जो क्लाउड का एनालिसिस है वो कर सके कि मतलब एज के ये बेनिफिट्स और ये लिमिटेशंस हैं और जो क्लाउड है फॉर एग्जांपल उसके ये बेनिफिट्स और ये लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिए जो एक्शन वर्ब हैं वो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, डिफ्रेंशिएट का करते हैं, कंपेयर का करते हैं। इसके अलावा भी बड़ी सारी एक्शन वर्ब है जिसको हम अपने CLOs में या इसके अलावा जो हमारी असेसमेंट है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि बच्चा एनालिसिस कर सकता है और एनालिसिस के बिहाफ पे वो इवैल्यूएट करता है कि ये जो सिनारियो है इसमें क्या चीज़ बेहतर है, कौन सा सिनारियो बेहतर है। यानी उसने कोई अगर फॉर एग्जांपल क्लाउड या एज का इंटीग्रेशन करवानी है तो इस सिनारियो में वो क्लाउड को एनालाइज करेगा, वो एज को एनालाइज करेगा कि एज के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और क्लाउड के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और मेरा जो सिनारियो है जहाँ पे मैं नेटवर्किंग करने लगा हूँ तो वहाँ पे एज के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और जो क्लाउड है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इन सारों को देखते हुए, सारे सिनारियों को देखते हुए वो जज करेगा, वो क्रिटिक करेगा, वो इन चारों सारी चीज़ों को असेस करेगा और उसके बाद वो कुछ डिसीजन करेगा कि इस वक्त मैं क्लाउड के साथ जाने वाला हूँ। और अगर उसने डिसाइड किया है कि मैं क्लाउड को सिलेक्ट करने वाला हूँ तो वो क्लियरली डिफाइन करे, क्लियरली उसको डिफेंड करे कि वो क्यों इसके साथ जा रहा है। द लास्ट वन इज क्रिएटिंग है। इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे बच्चा एक नई चीज़ क्रिएट करता है, एक नॉवल आइडिया, एक नॉवल
जो आप कह सकते हैं जिस तरह हम बच्चों से प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे एक न्यू क्रिएशन की जाती है। इसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेगा, कोई न्यू सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के लिए एक न्यू सोल्यूशन ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल जो एज है या क्लाउड है, वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस थे किसी सिस्टम के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं वो अगर उसको अंडरस्टैंड, वो उसके नाम उसको पता थे, ये रिमेम्बरिंग लेवल पे था, फिर उसने उसको अंडरस्टैंडिंग थी कि एज से मुराद क्या है और क्लाउड से मुराद क्या है। फिर वो अप्लाई पे गया, अप्लाई पे मैंने बेहतर मिसाल आपको ऊप की दी कि ऊप की एग्जांपल वो किस तरह वो कर सकता होता है। थर्ड, उसके बाद जो है वो एनालिसिस, जब वो दो सिनारियो को एनालाइज करेगा कि अगर ये दो सिनारियोज अवेलेबल हैं तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एज और क्लाउड का अगर मैं मिसाल दूं, तो एज और क्लाउड को एनालाइज करके जो बेहतर होगा वो उसको करेगा। इवैल्यूएशन पे एनालाइज सिर्फ ये वो करेगा कि ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं, सिर्फ एनालिसिस होगी। इवैल्यूएशन पे वो डिसीजन भी करेगा, एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है उसके बिहाफ पे वो डिसीजन भी करेगा कि ये जो सिनारियो है, ये जो एक सीन बन रहा है, ये जो एक रिक्वायरमेंट है, इसमें ये सोल्यूशन फिट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्लाउड का सोल्यूशन इसमें फिट होता है। लास्ट वन क्रिएशन क्या है कि बच्चा कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, क्लाउड, एज या फोग, ये किसी और की क्रिएशन थी, किसी और ने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए एक न्यू सोल्यूशन चाहिए, तो अगर उसके लिए वो कोई न्यू सोल्यूशन प्रपोज करके लाता है, जिस तरह हमारे बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो जो सर्वे कर रहे होते हैं, वो जब लिटरेचर कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं, तो वो कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, और फिर उन्हीं के बिहाफ पे वो आखिर पे जाके कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, एक न्यू आइडिया क्रिएट कर रहे होते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट, एक नया सोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ जो इसके 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, तो ये 6 लेवल हमने यहीं पे एक्सप्लेन किए। और मुझे यही उम्मीद है कि ये जो हमने एक्सप्लेनेशन की है यहाँ पे, या जो हमने डिस्कशन किया है, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग है, या जो क्रिएटिंग है, इसके मतलब क्लास लेवल पे क्या है। अभी आपको इस लेवल पे इतना पता ज़रूर होना चाहिए, क्लास लेवल पे जो 6 लेवल हमने डिस्कस किए, ये 6 लेवल पे, इन 6 लेवल, ये जो 6 लेवल हैं क्लास लेवल पे, इनकी क्या आप कह सकते हैं कि मीनिंग्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अब कहाँ पे हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ किस लेवल पे है, या जो मैं एक असेसमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो किस लेवल पे है, या जो मैंने CLOs क्रिएट किए हैं वो किस लेवल पे हैं। अगर ये आपको पता है तो हम आगे अभी जा सकते हैं और थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारी CLOs क्रिएट होंगे, CLOs जो हमारी क्रिएशन होगी, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारी कैसे हेल्प आउट कर सकता है। पहली बात तो ये है कि आपको एग्जैक्टली आपके पास चार्ट होना चाहिए। मैं यहीं पे कहीं शेयर भी कर देता हूँ कि एक्शन वर्ब क्या है। जब आप CLOs बनाते हो या असेसमेंट बनाते हो तो आपके माइंड में एग्जैक्टली एक्शन वर्ब होने चाहिए कि जो रिमेम्बरिंग लेवल है उसके एक्शन वर्ब ये हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके एक्शन वर्ब ये हैं, ये कि ये आपने यूज़ करने हैं, या अप्लाइंग का जो लेवल है उसके एक्शन वर्ब ये हैं और वहाँ पे आपने ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करनी है। तो अगर ये आपके माइंड में है, ये एक्शन वर्ब आपके साथ हैं, तो आप उसको आसानी से डिप्लॉय कर सकते हो। इसके मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊं और वहाँ पे आपको बताऊं कि हम किस तरह CLOs के साथ, CLOs क्रिएट करते हुए इसको इंटीग्रेट करते हैं, या जो हम असेसमेंट क्रिएट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन ईयर होगा वहाँ उसके साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो कोर्स लर्निंग आउटकम, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि अगर हम अपने कोर्स लर्निंग आउटकम इस अंदाज से नहीं बनाते कि हमने वहाँ पे कॉग्निटिव लेवल को इन्वॉल्व नहीं किया, ब्लूम टैक्सोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे। हम अपने बच्चों को जो बुनियादी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड लेवल है, हम उसी पे रखेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ
लेकिन अगर आप ये लेवल अंडरस्टैंड नहीं करते, आप बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाते होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते होंगे, लेकिन चूंकि आप ये एक चीज़ आपके माइंड में है ही नहीं, एक चीज़ है जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उस लेवल पे जा नहीं पाते। तो अब जब आप इस लेवल पे जा नहीं पाते तो आप अपने बच्चों को भी वहाँ पे नहीं ले जा पाते। हालांकि मुश्किल काम नहीं है, ये जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप बच्चे को आसानी से वहाँ पे लेके जा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये रिमेम्बरिंग है, तो रिमेम्बरिंग के लिए जो एक्शन वर्ब हम यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपका CLOs बनेगा ना, उस CLOs में आपने इस एक्शन वर्ब से काम लेना है। तो इस आपके CLOs में अगर ये एक्शन वर्ब है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उस लेवल पे हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे से वो काम ले रहे हैं, आपने अप्लाई का अगर किया है तो आप बच्चे को अप्लाई पे लेके जा रहे हैं। अगर आपने एक्सप्लेन के पे किया हुआ है तो आप बच्चे को से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करवा रहे हैं। और अगर आप बच्चे से डिसीजन करवा रही हैं, जजमेंट करवा रही हैं, तो लाज़मी बात है आप उसकी वैल्यूएशन पे लेके जा रहे हो ना। तो ये जो की वर्ड्स हैं या जो एक्शन वर्ब्स हैं, ये क्लियरली शो करते हैं कि आप इस लेवल पे हैं या आप इस लेवल पे बच्चे को लेके जा रही हैं। तो जो रिमेम्बरिंग है, यहाँ पे जो हमारे एक्शन वर्ब हैं वो डिफाइन है, वो लिस्ट है, आइडेंटिफाई है, रिकग्नाइज है, रिकॉल है, डिस्क्राइब है। तो अब जो आप अपना CLOs लिखेंगे, अगर आप बच्चे को कहते हैं कि वो बच्चा कोई चीज़ डिफाइन कर सके, वो बच्चा कोई चीज़ लिस्ट डाउन कर सके, वो कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर सके, रिकग्नाइज कर सके, तो आप ये एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे। और जब ये एक्शन वर्ब यूज़ होंगी तो श्योर होगा कि बच्चा जो हम जो इसकी कॉग्निटिव लेवल को चेक कर रहे हैं वो रिमेम्बरिंग का है। तो कैसे करते हैं? बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द की कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स बस, बट आप इस तरह का CLOs बनाएं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर एग्जांपल आप कोर्स पढ़ा रही हैं तो ये शो करता है कि आप बच्चे को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप देखें तो अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चे को है तभी वो एक्सप्लेन करेगा, तभी वो समराइज करेगा, तभी वो क्लासिफिकेशन वगैरह कर पाएगा। अगर इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। अब हम देखें CLO जो हमने डिफाइन किया हुआ वो कैसे लिंक करता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस ऑवर ट्रेडिशनल मॉडल्स। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग या फॉर एग्जांपल एज ए फोक कंप्यूटिंग है, तो अगर ये बच्चे को पता है तो वो एक्सप्लेन करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल OSI लेयर्स हैं, या जिस तरह हमने नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात किया है, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे वो लिस्ट कर रहा है, वो जस्ट डिफाइन कर रहा है, वो जस्ट नेम बता रहा है। लेकिन यहाँ पे आके वो क्या कर रहा है कि वो नेम के साथ साथ बता भी रहा है कि उस डिवाइस का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप उससे स्विच का पूछते हैं तो उसको पता होगा कि सेकंड लेयर की डिवाइस है और मैक एड्रेसेस पे काम करती है, मैक एड्रेसेस को हैंडल कर सकती है। अगर राउटर को पूछते हैं तो डेफिनेटली उसको पता होना चाहिए कि थर्ड लेयर की डिवाइस है और रिस्पॉन्सिबल है IP एड्रेसिंग के लिए। डेफिनेटली जब हम अप्लाई पे जाते हैं तो अप्लाई के लिए जो हमारी एक्शन वर्ब है वो अप्लाई हो सकता है, वो डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, यूज़ हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन, इस किस्म के कई कीवर्ड्स जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इसका CLOs बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई, यूज, यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू सिनारियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि विल बी एबल टू अप्लाई प्रोग्रामिंग लॉजिक टू डेवलप अ फंक्शनल जावा एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बच्चे को the child or the class will be able to apply the OOP concept in new scenario। तो वो अगर आपने इस किस्म का CLO बनाया है तो डेफिनेटली बच्चे को आप लेके जाएंगे ना, उसको पे अप्लाई करवाएंगे बच्चे पे। और जब बच्चा उसी नॉलेज को जो उसने गेन किया है या आपने उसको दिया है क्लास में, उसने कोई चीज़ हासिल की, उसको अब अगर न्यू सिनारियो में वो अप्लाई करता है तो हम कहते हैं कि वो अप्लाई वाली साइड पे जा रहा है। एनालिसिस के लिए जो एक्शन वर्ब यूज़ हो रही है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें एनालाइज है, इसमें डिफ्रेंशिएट है, इसमें कंपेयर है, इसमें कंट्रास्ट है,
इसमें एग्जामिन वगैरह, इसके अलावा भी बड़े सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते होते हो। अब बच्चा अगर दो सिनारियों को डिफ्रेंशिएट करता है ना कि इस सिनारियो का मतलब ये है और इस सिनारियो का मतलब ये है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लाउड और एज के कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को दिए तो क्लाउड को डिफ्रेंशिएट कर सके, एज को डिफ्रेंशिएट कर सके और कंट्रास्ट कर सके कि इनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वगैरह ये वगैरह है। तो ये चीज़ें अगर वो डिस्कस कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा, जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था तो वो जस्ट अंडरस्टैंड कर पाता था, लेकिन जब बच्चा एनालिसिस लेवल पे है तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एनालाइज कर सकता है, वो कंट्रास्ट कर सकता है, जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं उनको कंपेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये CLOs बन सकता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज different network topologies and determine the most efficient setup for various business environment। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि student will be able to analyze different network topologies for any particular scenario। अब जाते हैं evaluation पे। evaluation के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं या जो एक्शन वर्ब हैं वो जज यूज़ हो सकता है, वो evaluation यूज़ की जा सकती है, critique है, argue है या फिर defend है। जिस तरह यहाँ पे एवैल्यूएशन से जाहिर है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उस डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी सिनारियो को जज कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी या एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है या आइडिया है उसको क्रिटिक कर रहे हैं। एक बनाया जा सकता है फॉर एग्जांपल CLO के स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इवैल्यूएट क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स एंड डिफेंड द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइज यूज। जो आप डिसीजन ले रहे हैं आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं कि आप ये क्यों ले रहे हैं। लास्ट वन क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग हाई ऑर्डर है या ये बल्कि तीनों जितनी भी हैं एनालिसिस, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग है या क्रिएटिंग, हम इसको कहते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। एनालिसिस करना, इवैल्यूएट करना, डिसीजन करना और कोई न्यू आइडिया, न्यू सॉल्यूशन प्रेजेंट करना, अगर बच्चे ये काम कर रहे हैं तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे है। तो इसमें जो क्रिएटिंग में है इसमें यह कि कोई जो कीवर्ड है वो क्रिएट हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, डेवलप हो सकता है, कंस्ट्रक्ट, फार्मूलेट, मतलब कोई भी ऐसा कीवर्ड लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो डिस्कस किए जा रहे हैं सिर्फ वो कोई भी ऐसा कीवर्ड जो शो करता है कि ये चीज़ नॉवल है, ये कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्रिएट लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल एक CLO क्रिएट किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिज़ाइन अ सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर अ मीडियम साइज्ड बिजनेस यूजिंग एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो आप देख रही हैं कि जो तीनों लेयर्स, जो 6 लेवल्स हैं, इसको जो हमने डिस्कस किया, जैसे ही बच्चा लोअर थिंकिंग ऑर्डर से हाई थिंकिंग ऑर्डर पे जाता है तो इसके साथ साथ जो उसका जो नॉलेज है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो उसके माइंड में उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइड्स हैं या जो वो डिसीजन लेता है सिनारियो के हवाले से यानी सोल्यूशन प्रेजेंट करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लोअर ऑर्डर स्किल से हाई ऑर्डर स्किल्स पे जा रहा होता है। दोबारा से एक दफ़ा अगर आप इसको देखें रिमेम्बरिंग में एक बच्चा सिर्फ याद रख पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग में बच्चा याद रखने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी करता है। अगर उसने कुछ नेम्स याद किए हैं, डेफिनेशन याद किए हैं, तो याद करने के साथ साथ ये उसको अंडरस्टैंडिंग भी है। उसके बाद अप्लाई पे है कि वो बच्चा जो है उन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहा होता है साथ साथ, यानी कि कोई थ्योरी आपने सिखाई है, आपने मैथमेटिक्स का कोई रूल उसको सिखा दिया है, तो वो उसको जो सिनारियो आपने दिया इसके अलावा अगर कोई सिनारियो है तो वहाँ पे वो उसको अप्लाई भी कर रहा है। एनालाइज से मुराद ये है कि जो टॉपिक्स उसके हैं या अगर कोई ऑप्शंस उसके पास कहीं अवेलेबल हैं तो ऑप्शंस में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो उनको एनालाइज कर सकता है, उनके जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं या इसके अलावा अगर कोई फैक्टर्स हैं वो उनको एनालाइज कर सकता है।
इवैल्यूएटिंग से मुराद ये है कि वो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शन को देख सकता है, उन ऑप्शन को की एनालिसिस कर सकता है, और जो एनालिसिस करेगा एडवांटेज के लिहाज से या डिसएडवांटेज के लिहाज से, उसके बिहाफ पे वो जज कर सकता है, डिसाइड कर सकता है ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसके लिए एग्जिस्टिंग अवेलेबल सॉल्यूशंस में से कौन सा बेहतर है। और अगर वो ऐसे डिसाइड कर लेता है कि ये प्रॉब्लम है, ये अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, तो इन सॉल्यूशन में से ये वाला बेहतर तौर पे यहाँ पे फिट होता है और वो उसको डिफेंड कर सकता है। अगर इस पर कोई क्रिटिसिज्म होती है या इस पर किसी की उसको डिफेंस के लिए अगर बिठाया जाता है तो वो उसको डिफेंड कर सकता है कि नहीं, ये जो सोल्यूशन है इन 3-4 अवेलेबल सोल्यूशन में से ये बेहतर है, ये जो सोल्यूशन जो वो अडॉप्ट नहीं कर रहा इसमें ये इश्यूज हैं, और ये जो अडॉप्ट किया जा रहा है इसमें ये इश्यूज कवर अप हो रहे हैं, या ये जो इश्यूज हैं ये यहाँ पे नहीं आएंगे। लास्ट वन क्रिएटिंग है। एक बच्चा एक टॉप लेवल पे है, एक टॉप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे है, वहाँ पे बच्चा भी ये क्या कर रहा है कि अवेलेबल सॉल्यूशंस के साथ साथ वो क्या कर रहा है कि वो एक न्यू सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है। प्रॉब्लम है, इशू है, और वो उसके लिए एक न्यू सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है, एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा है, एक आप कह सकते हैं कि एक नॉवल आइडिया लेके आ रहा है। अगर वो बच्चा कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को क्रिएशन लेवल पे लेके गए हैं। लेकिन अब देखें कि आप जब पढ़ाते हो, आप अगर कोई कोर्स कवर करते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो बच्चे को हम कवर करवा रहे हैं वो लाजमी है कि हम उसको क्रिएशन लेवल पे लेके जाएं, इवैल्यूएशन पे लेके जाएं या एनालिसिस पे लेके जाएं। मेरा मतलब है कि लाजमी नहीं कि हम उसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाएं। ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे हम बच्चों को ज़रूरी तौर पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं कि हम हर कोर्स में, हम हर जगह पे कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाएं। अब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, अगर बच्चे FIT करते हैं तो डेफिनेटली हम बच्चों को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाते हैं। या फिर इस किस्म के और कुछ कोर्सेज हैं, जब वो बच्चे कोर्सेज करते हैं तो हम वहाँ पे बच्चों को कोई दरमियान में से प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे फॉर एग्जांपल जो हम कोई रिसर्च करवाना चाह रहे हैं, तो जो रिसर्च करवा रहे हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी हम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाते हैं। तो अगर आपका कोर्स है, आप कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे लाजमी नहीं है कि हम उसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जाएं, तो बिल्कुल ना लेके जाएं। ये इश्यूज क्रिएट होंगे आपके लिए भी उसको कवर अप करने में, और डेफिनेटली बच्चे भी उसको ठीक से कवर नहीं कर पाएंगे और बच्चों के लिए भी ये इशू होगा। अब ये मैं फॉर एग्जांपल एक कोर्स करवा रहा हूँ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, अगर आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसके कोर्स कंटेंट है। और ये फॉर एग्जांपल मैंने इसके CLOs बनाए हुए हैं। इसके PLOs पे बात नहीं करते, PLOs कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी सेशन पे कवर अप करते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल CLO 1 है मेरा, जो कि मैंने कॉग्निटिव लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग पे मैंने इसको मैप किया हुआ है। जो मेरा CLO 1 है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों से मैं क्या चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, कंकरेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। मैं बच्चों से सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब वो ये कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कवर करें तो वो जो कंसेप्ट्स हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, इनके जो थियरीज हैं वो उनको पता हो, और इसके अलावा प्रोसेसर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या जो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो कंसेप्ट उसको पता हो कि ये कम्युनिकेशन बेसिकली हो क्या रही है। अब देखें, अगर सेकंड लेवल पे हम चले जाते हैं, जो हमारा CLO 2 है, CLO 2 पे फॉर एग्जांपल डेवलप प्रोफिशिएंसी। अब आपके माइंड में शायद आ रहा हो, ये जो डेवलप का वर्ड है ये हमने क्रिएशन लेवल के लिए यूज़ किया था। लाजमी है कि ये जो एक्शन वर्ब्स हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, ये यूज़ हो सकते हैं। अब देखें, जैसे आप इस CLO को पढ़ते हो तो आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब न्यू आइडिया क्रिएट करना नहीं है। डेवलप प्रोफिशिएंसी इन पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल एंड टेक्निक्स सच एज MPI एंड मल्टी थ्रेडिंग। मैं बच्चों से
क्लास से ये नहीं चाह कि वो न्यू आइडिया डेवलप करें, मैं उनसे ये चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं या जो हमारे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो मैं उनको करवा रहा हूँ उसमें उनकी प्रोफिशेंसी हो और वो उसको नए सिनारियों में अप्लाई कर सकें। अगर उनकी प्रोफिशेंसी है तो वो न्यू सिनारियो में अप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएंगे। अब मेरा जो थर्ड सिनारियो है, देखें इसको मैंने एनालाइज पे किया हुआ है, कॉग्निटिव लेवल 4 पे किया हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पैरेलल सिस्टम थ्रू लोड बैलेंसिंग, स्केजुलिंग एंड द यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए बच्चों से एनालिसिस करवा रहा हूँ कि डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, उसको हम वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो एबल हों, इस पोजीशन में हों कि वो लोड बैलेंसिंग कर सकें, वो लोड बैलेंसिंग की एनालिसिस कर सकें। तो अगर वो लोड बैलेंसिंग की एनालिसिस कर सकेंगे तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि इस वक्त जो हमारा बच्चा है वो कॉग्निटिव लेवल 4 एनालिसिस पे है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं असेसमेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल ये दोबारा से आप लोग CLOs को विजिट करें तो CLO 1 हमारा मैप अंडरस्टैंडिंग पे है, अप्लाई पे है, और जो फोर्थ वन है वो एनालिसिस पे है। अब देख लें कि फाइनल टर्म पेपर में जो डेवलप किया हुआ है इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कि जो पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। देखें कि सिर्फ मैं बच्चे से क्या करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि बच्चे को पता तो है, मैं जस्ट उससे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह अप्लाई लेवल का जो कॉग्निटिव लेवल क्या है, ये एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हो जाएगी। अब चूँकि प्रैक्टिकल वर्क मैं नहीं करवा रहा कि मैं डेफिनेटली उनसे अप्लाई करवाऊँ कंप्यूटर पे या प्रोग्राम करवाऊँ, लेकिन आप ये देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यू आर एम्प्लॉयड बाय गूगल, टास्क्ड विद एस्टेब्लिशिंग अ रीजनल सर्वर इन पाकिस्तान, consider the large volume of data users generate design a framework for efficiency handling this using big data technologies। हम सिर्फ अब क्या करवा रहे हैं कि एक सिनारियो दे रहे हैं और पाकिस्तान का है, पहले से लार्ज डेटा कहीं और हैंडल हो रहा है लेकिन पाकिस्तान लेवल पे उसको कैसे हैंडल करेगा, तो इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेगा। अब ये क्रिएट लेवल का नहीं है, ये अप्लाई लेवल का है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिनारियोज हैं जो बच्चे ने पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे पढ़ी भी है तो वो उसने यूटिलाइज करते हुए कोई सजेशन देनी है कि हम इस डेटा को किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। अब एनालाइज लेवल पे देखें कि मैं कंपेयर और कंट्रास्ट करवा रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के शेयर्ड मेमोरीज हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज हैं, उनको मैं क्या करवा रहा हूँ, कंट्रास्ट करवा रहा हूँ, उसका एनालिसिस करवा रहा हूँ कि वो आपस में बच्चे इसको कंपेयर कर सकें और उसको देख सकें कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा बेहतर है। तो ये थोड़ा बहुत था कॉग्निटिव डोमेन के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से कि हम किस तरह ब्लूम टैक्सोनॉमी को या कॉग्निटिव जिसका डोमेन है हम अपनी क्लासेस में किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम PLOs को डिस्कस करते हैं।